खून में है। हमारे पिताजी स्वयंसेवक रहे और हमारे दादा परदादा चाचा जी वगैरह सब समाज सेवी रहे। और रही बात ये पॉलिटिक्स की जो बात कर रहे हैं आप, तो मेरे ख्याल से बिना राजनीति के समाज सेवा हो नहीं पाती आज की डेट में। हाँ हाँ। क्योंकि समाज सेवा के लिए बहुत सारे साधन चाहिए होते हैं, जी। राजनीति भी एक साधन है। और शुरुआत तो हमने समाज सेवा से ही की थी। जी। या संघ की प्रवृत्ति है, बाल स्वयं सेवक रहा मैं 1989 से, तो धीरे धीरे राजनीति में भी घुस गए। जी। सर, मुझे जहाँ तक पता है कि आप समाज सेवा में बड़े ही दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। जी। किस किस तरह के कार्यक्रमों को आप अंजाम दे रहे हैं अभी समाज सेवा में? देखिए, हमें जहाँ जरा सी जगह मिलती है समाज सेवा के लिए हम घुस जाते हैं। और हमारा कन्यादान ट्रस्ट है, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं। तो उसमें हम गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं। उसमें हमारा नारा है, लाडली तुम्हारी विवाह खर्च हमारा। तो कोई भी ऐसा परिवार, कोई विडो महिला हो या बिन माँ बाप के बच्चे हों या माँ बाप दोनों हों, लेकिन वो उन्होंने वर ढूंढ लिया अगर, और उनके पास गुंजाइश नहीं है कि वो बारात को या विवाह का खर्च वहन कर सके, तो हमारा कन्यादान ट्रस्ट है, तो उस माध्यम से हम लोग गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं। और अभी पीछे दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने जो शराब के लिए नई नीति, आबकारी नीति लाए हैं, उसका भी हम पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पहले दिन से कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे क्षेत्र में उन्होंने 3 ठेके खोले। एक तो चलो ठीक है, आउटर पे है, लेकिन 2 भरी रिहायश में मंदिर, स्कूल, धर्मशाला के बीचों बीच है। और एक यूएनबी ब्लॉक शालीमार बाग में है, जिसके लिए हम कोर्ट भी चले गए। अभी भी हमारी जनवरी की डेट है, हमने अभी तक खुलने नहीं दिया। हमारा पहले दिन से आज तक महिलाओं द्वारा भजन कीर्तन चल रहा है और ना खुलने दिया ना खुलने देंगे। बाकी जो कोर्ट का आदेश होगा वो मान्य होगा। तो और भी कोरोना काल में भी हमने, और मेरी 2 पुत्रियां हैं आशी और वेदिका, हम तीनों ने मिलके अपने घर पे ही कॉल सेंटर बनाया। हमने करीब 426 लोगों को हमने सिलेंडर दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, जबकि उस टाइम 1 सिलेंडर मिलना बहुत बड़ी बात होती थी। हमारे पास कुछ ऐसा आशीर्वाद रहा उधर ईश्वर का, जो हमने 426 लोगों को सिलेंडर प्रोवाइड करवाए। और करीब 45-50 हज़ार लोगों को पूरे वर्ल्ड में, अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं से भी फ़ोन आता था रात को हमारे पास, क्योंकि मेरा नंबर व्हाट्सएप और फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में वितरित हो चुका था। तो 24 आवर्स हमने घर में ही कॉल सेंटर बनाकर, मेरी दोनों बेटियों ने और मैंने 24 घंटे हम जगते थे, 4-4 घंटे सो लेते थे हम। और करीब 40-50 हज़ार लोगों को उस टाइम हमने रिफ़िल में मदद करी। सिलेंडर जब हमारे ख़त्म हो गए तो रिफ़िल में हमने मदद करी, क्योंकि हमने 4 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे, जिसमें 250 वॉलंटियर्स थे, जिसमें 5-7 हर ग्रुप में एक्टिव वॉलंटियर्स थे, जो पूरी रात घूमते थे अपनी गाड़ी में, ये जानने के लिए, पता करने के लिए कहाँ पर गैस कितने घंटे की वेटिंग है, कहाँ बड़ा सिलेंडर भर रहे हैं, कहाँ छोटा सिलेंडर भर रहे हैं, कहाँ मुफ्त में भर रहे हैं, कहाँ पैसे लेके भर रहे हैं। कई बार तो हमने अपने हाथों से ऐसी जानें बचाई हैं, जो हमने जैसे बताया कि भाई आप वहाँ चले जाओ, आपका एरिया वो है, वहाँ पर गैस मिल रही है, गाजियाबाद बस अड्डे, नजर बस अड्डे मिल रही है, लेकिन वहाँ से फ़ोन आता है कि सर मेरे पति की तो 1.5 घंटे के लिए गैस बची है, ऑक्सीजन बची है, और आप जहाँ भेजा है वहाँ 12 घंटे की लाइन है। उनको स्पेशली हमने एसडीएम से, प्रशासन से रिक्वेस्ट करके अलग जगह भेजा और वहाँ से उनको तुरंत उनको गैस दिलवाई, ताकि जो 1.5 घंटे का पीरियड है उनका, उस बीच में उनको दोबारा अगला सिलेंडर मिल सके। उसके बाद हमने जब ऑक्सीजन की किल्लत ख़त्म हो गई, फिर लोगों को दिक्कत आई ये राशन की या मेडिकल किट की। मेडिकल किट में हमने ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर, बुखार नापने का, और सैनिटाइज़र, मास्क, काढ़ा, ये सब हमने सेवा बस्तियों में, झुग्गियों में जाकर घर घर बांटे हमने। और जो जरूरतमंद थे उनको पता था हमारे कार्यालय का, शालीमार बाग का, तो यहाँ भी आके लेके गए वो। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो बेचारे मजदूर लोग हैं या दिहाड़ी मजदूर लोग हैं, तो उनको खाने तक के लाले पड़ने लग गए। उस समय हमने फिर राशन की किट बनवाई। हमारी किट में सिर्फ आटा दाल चावल नहीं होता था, हम सरसों का तेल
गरम मसाला, हल्दी, धनिया, चाय पत्ती, चीनी पत्ती, नमक, हर चीज़ इसमें डालते थे हम। और उसके बाद फिर सैनिटाइजेशन हमने जहाँ जरूरत थी हमने एक अपनी टीम बना रखी थी, तो जहाँ से कॉल आता था वहाँ हम पर्सनली भेजते सैनिटाइज के लिए। और जो जो कार्य हमसे हुए सेवा के हमने उस टाइम किए, और वो हमारा अधिकार भी था, फर्ज भी था हमारा। बलराम जी, एक क्वेश्चन उठता है कि ज़्यादातर क्या देखा गया है कि जब समाज सेवी कोई राजनीति में प्रवेश करता है तो उसके लिए सबसे आसान रास्ता दिखाई देता है कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले और वहाँ से फिर वो अपनी राजनीतिक कैरियर को स्टार्ट करे। स्वयं केजरीवाल जी भी एक एनजीओ चलाते थे और अब जो है सो राजनीति के उसमें अखाड़े में हैं। तो आपने कैसे बीजेपी ज्वाइन करने का सोचा? आपको कैसे लगा कि आप बीजेपी में आए? देखिए, पानी का बुलबुला थोड़े टाइम के लिए होता है। ये केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को हम पानी का बुलबुला मानते हैं, और बड़ा पत्थर भारी होता है, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी। तो हम उसी राह पे हैं। दूसरी बात, हमारा राजनीति में आने कोई स्वार्थ नहीं है। हमने मकान दुकान कोठी नहीं बनानी, हमने पैसा नहीं बनाना, हमें समाज सेवा तब भी करनी है और अब भी कर रहे हैं हम। तो हम रही बात हम बीजेपी में कैसे आए, देखिए हम संघ की बाल्यकाल से हम स्वयं सेवक हैं। तो मेरे ख्याल से जो संघ का कार्यकर्ता होता है वो बढ़िया पार्टी को चुनता है, देशभक्त पार्टी, राष्ट्रभक्त पार्टी। तो हम बीजेपी में थे और बीजेपी में ही रहेंगे। कुछ हमारे एक दो लोग जानकार गए हैं आम आदमी पार्टी में, लेकिन वो वापस भी आ गए हैं, कुछ आना चाह रहे हैं वापस। जी जी जी, ये चलिए, आपने बड़ा अच्छा आपने बता दिया। आपने कोविड का समय भी बताया कि कोविड के समय भी आप लोगों ने खुल के मदद करी। आगे जो आप आने वाला जो एमसीडी का चुनाव है, एनडीएमसी का चुनाव ही हम कहेंगे क्योंकि एरिया केशवपुरम ही पड़ता है, उसको लेके आपकी भूमिका क्या रहेगी? कैसे आप अपने आप को देख रहे हैं इसमें? देखिए, शालीमार बाग वार्ड 62 का निवासी हूँ मैं। 1986 से मैं शालीमार बाग में हूँ। उससे पहले हम ट्रांस यमुना शकरपुर रहते थे, जमुना पार में। और तब से अब तक हम समाज के जनता के बीच हैं। हमारा दूध का व्यवसाय है और भी छोटे मोटे व्यवसाय हैं कदे। तो दूध का व्यवसाय जो है उससे जनता का जुड़ाव डायरेक्ट रहता है। हमारे पास डेली 2-2,500 कस्टमर आता है, जिसमें 150 कस्टमर नए भी होते हैं। उनसे रोज़ का मिलना जुलना होता है, और यही वजह है जो लोग हमारे पास अपनी समस्याएं लेके आती हैं। और कुछ कुदरती ऐसा है जो उनका निदान भी हो जाता है, समाधान भी होता है उन समस्याओं का। देखिए, पार्षद होता है, उसके पास अधिकार है निगम के, विधायक है, उसके पास अधिकार है दिल्ली सरकार के। लेकिन मेरे पास जो है हर तरह के काम लोग लेके आते हैं, और कुछ कुदरती आशीर्वाद है जो हो जाते हैं लोग काम। तो मेरा उद्देश्य केवल समाज सेवा का है। अगर मौका मिला, पार्टी ने चांस दिया, तो चुनाव की भी इच्छा रखूँगा लड़ने की, लेकिन अपने ही वार्ड से, शालीमार बाग से ही। शालीमार बाग से ही आप करना चाहेंगे? जी। अब एक मुख्य प्रश्न आपसे उठता है बलराम जी कि आप समाज सेवा तो कर ही रहे हैं। आपने कहा कि आपके पास लोग आते हैं और आप समाज सेवा के रूप में उनकी मदद करते ही हैं। तो प्रश्न ये उठता है, जब आप कर ही रहे हैं तो फिर आप राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जो आप? जी, मैंने पहले ही बताया, बिना राजनीति के समाज सेवा नहीं होती। और ऐसा कोई ये नहीं है कि हमें राजनीति में आना ही आना है। अगर पार्टी ने हमारे अंदर कुछ देखा कि भाई ये व्यक्ति काबिल है और इसको टिकट देनी चाहिए, तो पार्टी ने चांस दिया तो हम आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि राजनीति के लिए समाज सेवा कर रहे हैं। हम अपने मन की शांति के लिए समाज सेवा कर रहे हैं। राजनीति में आने का एक कारण ये है कि जो अभी हमारे वार्ड में करीब साल भर से आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद आ गई हैं, तो क्षेत्र में काम नहीं हो रहे हैं। सिर्फ दिखावा हो रहा है, प्रचार हो रहा है, पोस्टरबाजी, बैनरबाजी हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है। आप घूम के देख लीजिए हमारे क्षेत्र में क्या हाल है। क्षेत्र का बहुत बुरा हाल है। और रही बात हमारी विधायिका वंदना कुमारी जी हैं, तो अब आप देख लीजिए, उनके मेरे ख्याल 3 साल करीब होने जा रहे हैं, लेकिन आप क्षेत्र का हाल देख लीजिए, आपको सारा समझ आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी, बलराम जी, जनता अपने हिसाब से लोगों को चुनाव करती है। उन्होंने मौका दिया वंदना जी को दोबारा फिर इस बार आने के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या कसक रह गई है दिल्ली सरकार में जो आप उस पर पॉइंट आउट करना चाहते हैं?
कौन कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे होंगे इस इलेक्शन में, अगर सीधे सीधे बात करूं, जिसको क्योंकि केजरीवाल जी की तरफ से तो सीधा साधा नारा है कि एमसीडी में भी इस बार केजरीवाल, ठीक है, तो आप उसको कैसे काउंटर पार्ट करेंगे? देखिए, केजरीवाल सरकार हमेशा बोलती है, प्रचार करती है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं और ज़रूरतमंदों के लिए अस्पताल की सुविधा दे रहे हैं। लेकिन आज तक एक भी अस्पताल बता दीजिए नया बना हो, बन के तैयार हुआ हो कोई, या एक भी ऐसा कॉलेज या स्कूल बता दीजिए कोई उन्होंने नया बनाया हो। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में तो खूब प्रमोट करते हैं, बताते हैं कि हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक डाला हुआ है और जिससे कि लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। अभी आप मेरे साथ चलिए, हैदरपुर में एक मोहल्ला क्लिनिक है, शालीमार गांव के एंड में, एक हमारी गली में भी है। या वहाँ डॉक्टर नहीं होंगे, डॉक्टरों को दवाई नहीं होगी, और कई जगह तो सुअर घुस रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, पानी भरा पड़ा है, कीचड़ हो रखा है, ये लोग धूप सेक रहे बाहर बैठ के। तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, आप पूरी दिल्ली में देख लीजिए मोहल्ला क्लिनिक का क्या हाल है। पहले वो शाम को 7 बजे तक खुलते थे, फिर वो 1:30 बजे तक खुलने लग गए। उसमें भी कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाई नहीं है, कहीं वो टेस्ट के लिए, सैंपल के लिए ब्लड वगैरह लेते हैं, उसका आदमी नहीं आ रहा। हमने तो देखा नहीं कि मोहल्ला क्लिनिक किसी को लाभ हो रहा है कुछ, वो मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे ठगी चल रही है सिर्फ। जी। और अगर मैं मतलब आपका बीच में हमने बात काट दिया था, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बात को पूरा कंप्लीट करें, क्योंकि आपने शिक्षा और स्वास्थ्य पे जैसे ही जोर डाला था तभी मुझे लगा कि मोहल्ला क्लिनिक की बात ज़रूर हो। मैं चाहूँगा कि अभी जैसे आबकारी नीति है, आबकारी नीति पे भी उन्होंने नए लाइसेंस को प्रमोट किया है कि इट कैन बी इजीली ट्रेडेड इनसाइड द दिल्ली, ठीक है। दूसरा क्या है कि बीजेपी एमसीडी पे दिल्ली सरकार का बार बार प्रश्न है कि मंदिरों पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप कैसे काउंटर पार्ट करेंगे? और जो एमसीडी के स्कूल्स हैं वो कितने उन्नत में गई हैं, सफाई अगर सफाई की बात करें या पानी जल भराव की बात करें, जिस पे कि दिल्ली सरकार काफ़ी एग्रेसिव होके लोगों के बीच में जा रही है। पेंशन आजकल लोगों के पास अभी अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, मैं कई जगह पे अभी जाके देख के आया तो पेंशन भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन सब के विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, पेंशन की जो बात है, आपको अच्छी तरह पता है कि जो नगर निगम का फंड आता है सेंट्रल से, वो वाया दिल्ली सरकार आता है। दिल्ली सरकार ने कई हज़ार करोड़ रुपए एमसीडी का रोका हुआ है, जिस कारण पेंशन देने में और सैलरी देने में कर्मचारियों की हमें दिक्कत आ रही है। और एक अभी आपने कोई सवाल किया था, मैं भूल गया, उसका जवाब भी देना चाह रहा था मैं। हाँ। और जो आबकारी नीति है, इसमें शायद आपको पता होगा, महिलाओं के लिए पिंक ठेके अलग खोलने जा रहे हैं। पिंक ठेके जो सिर्फ महिलाओं को दारू मिलेगी वहाँ पर। युवाओं के लिए 5 ट्रेनिंग सेंटर, दारू पीने के 5 ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में बना रही दिल्ली सरकार। ये क्या सोच है, कहाँ ले जाएंगे हमारे देश को, कहाँ ले जाएंगे दिल्ली को, ये हमें नहीं कह पता। रहे हैं कि हमने पहला सिलेबस डाला है राष्ट्रभक्ति का, हम पहले देश हैं, मतलब पहला प्रदेश है जिसमें कि हमने देशभक्ति का चैप्टर डाला हुआ है। और अब आबकारी भी मेरे ख्याल से पहले ही होंगे जो ट्रेनिंग सेंटर डाल रहे होंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ आपको, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ये देशभक्ति की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। कितनी रेप की घटनाएं दिल्ली में बढ़ गई, क्या हाल है प्रशासन का। और मैं वही बता रहा हूँ, पिंक ठेके खोल रहे हैं, दारू के ट्रेनिंग सेंटर खोल रहे हैं, धर्मशाला मंदिर के बीच, रिहाइश के बीच भरे बाजार में ठेके खोल रहे हैं। ये कहाँ की देशभक्ति है, कहाँ की राष्ट्रभक्ति है, हमें तो समझ नहीं आती। सिर्फ अरबों खरबों रुपए दबाने के लिए नए लाइसेंस बांटे इन्होंने। उनकी फीस आपको पता ही हो, करोड़ों में फीस है उनकी। और पहले क्या था, जितने ठेके थे वाइन शॉप थे दिल्ली में, उसके अलग अलग मालिक होते थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक व्यक्ति के पास 2 ठेके रहे होंगे। अब पूरी दिल्ली में 27-28 लोग हैं जिनके 849 जितने भी ठेके हैं, उसके मालिक वही 27-28 लोग हैं। तो आबकारी नीति में बदलाव सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, नोट कूटने के लिए, पैसा गमन करने के लिए ये नई नीति लेके आए हैं, जिसका हमारे जितने कार्यकर्ता दिल्ली के पहले दिन से विरोध करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आदरणीय आदेश जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो धरने पे भी बैठे थे और अभी भी दोबारा धरने की कई बार बैठ चुके, घेराव भी कर चुके। और अभी तो ट्रायल है, सिर्फ उनके लिए ट्रेलर है। अगर ये नहीं माने तो हम विधानसभा और जो मुख्यमंत्री निवास है उसका धरना देंगे, जिसका अनिश्चितकालीन धरना देंगे हम। और इसका विरोध तो हम कर ही रहे हैं, करते रहेंगे हम। जी। आखिरी में जाते जाते आपसे एक बहुत प्रमुख क्वेश्चन पूछूंगा,
ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। अभी आज का ही है कि सेंसेक्स भी क्रैश हो चुका है, 1500 पॉइंट्स नीचे गए हैं। और जो स्थिति पिछली बार जो कोरोना समय में हुआ था वो बड़ा ही भयावह था, आप और हम उसके गवाह हैं। जी। कैसे आप इसको देखेंगे? और अगर मैं कहूँ प्रदेश सरकार की क्या रहेगी, या आप चूंकि बीजेपी से हैं तो बीजेपी पूरे संगठन से किस तरह से हम उम्मीद कर सकते हैं, क्या आप संदेश देना चाहते हैं लोगों को, और हम कैसे एक प्लेटफॉर्म बना के उससे बचाव कर सकें? देखिए, ओमिक्रॉन जो है, आपको याद होगा जब कोरोना काल में दिल्ली में बहुत ज़्यादा महामारी हुई थी तो अमित शाह जी ने राउंड लिया था और उन्होंने कई नए ऑर्डर किए थे, कई हॉस्पिटल भी टेम्परेरी खोले थे, दिल्ली के एंड में भी खोला था 1000 बेड का। और जो दिल्ली सरकार नहीं संभाल पा रही थी तो उनके एंट्री करने के बाद और काफ़ी सुधार हुआ था और ऑक्सीजन की जो कमी थी, किल्लत थी, वो भी ख़त्म हुई थी। तो मेरा कहना यह है कि दिल्ली सरकार के बस का मुझे अब भी नहीं लगता कुछ संभालने का, तो जरूरत पड़ी तो अब भी सेंट्रल संभालेगा उसको। और प्लान भी कर रखे हैं पूरे देश के लिए भी, और अभी डेथ रेट मेरे ख्याल से काफ़ी कम है, इसलिए कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जा रहा कि लॉकडाउन का या किसी भी चीज़ का। और जरूरत पड़ी तो सेंट्रल अपने आप देखेगा, दिल्ली सरकार को अब केजरीवाल के हवाले नहीं छोड़ेगा सेंट्रल, क्योंकि ये व्यक्तियों की, जनता की जान का विषय है। तो इसलिए सेंट्रल तैयार बैठा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कूदेगा दिल्ली में फिर, और जो भी सुविधाएं देने की जरूरत पड़ेगी जी वो करेगा। जी, बलराम जी हमारे साथ अभी उपलब्ध थे और उन्होंने बताया कि कैसे जो है सो आबकारी नीति इस दिल्ली के लोगों के हित में ना हो के, बल्कि हो सकता है कि उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। आबकारी नीति जो कि जिन लोगों के पास पहले से ही लाइसेंस था उन्हीं में एक्सटेंशंस हुआ है, और केजरीवाल सरकार पे और भी कई गंभीर आरोप इन्होंने लगाए। और इन्होंने बताया कि कैसे कोरोना काल में, पिछले कोरोना काल में इन्होंने अपने दम पे एक छोटा सा कॉल सेंटर एस्टैब्लिश करके कई लोगों की सहायता कर सके। तो आज के एपिसोड में हम आज विराम करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर किसी से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। जन मीडिया टीवी से नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे कार्यक्रम में बने रहने के लिए। धन्यवाद।